चलिए रिवाइज कीजिए चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। एक लंबे समय तक हेल्थ को बॉडी और माइंड की एक ऐसी स्थिति माना जाता था जहां बॉडी की कुछ तरलों यानी कि ह्यूमर्स का एक बैलेंस होता था। अर्ली ग्रीक्स जैसे हिप्पोक्रेटस तथा भारतीय आयुर्वेद सिस्टम भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति हॉट पर्सनालिटी वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के आइडिया मात्र प्योर रिफ्लेक्टिव विचार थे। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एक लंबे समय तक हेल्थ को बॉडी और माइंड की ऐसी स्थिति माना जाता था जहाँ बॉडी के कुछ तरलों यानी कि ह्यूमर्स का एक बैलेंस होता था। अर्ली ग्रीक्स जैसे हिप्पोक्रेटस तथा भारतीय आयुर्वेदा सिस्टम भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति हॉट पर्सनालिटी वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के आइडिया मात्र प्योर रिफ्लेक्टिव विचारधारा थी। जी हाँ, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड where there was a balance of a certain humors. This is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that persons with black bile belonged to a hot personality and would have fever. This idea was arrived at pure reflective thought. बताइए किसने एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और थर्मोमीटर का यूज करते हुए ब्लैक बाइल वाले पर्सन्स के शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिखाकर हेल्थ की गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध किया? जी हाँ, विलियम हार्वे ने एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और थर्मोमीटर का यूज करते हुए ब्लैक बाइल वाले पर्सन्स के शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिखाकर हेल्थ की गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध किया। जी हाँ, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग experimental method and demonstration of normal body temperature in persons with black bile using a thermometer disproved the good humor hypothesis of health. जी हाँ, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग experimental method and demonstration of normal body temperature in persons with black bile using a thermometer disproved the good humor hypothesis of health. बताइए कौन हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को बनाए रखता है? इस प्रकार माइंड और मेंटल स्टेट हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बायोलॉजी ने बताया कि न्यूरल तथा इंडोक्राइन सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को बनाए रखता है। इस प्रकार माइंड और मेंटल स्टेट हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम our immune system and that our immune system maintains
our health. Health, mind, and mental state can affect our health. हेल्थ जिन बातों से प्रभावित होती है उससे बताइए। जी हाँ, हेल्थ निम्नलिखित बातों से प्रभावित होती है। फर्स्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वे डिफिशियंसी हैं जिनको लेकर बच्चा पैदा होता है, और वे डिफिशियंसीज या डिफेक्ट जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से जेनेटिक रूप में मिलते हैं। सेकेंड, इन्फेक्शन। थर्ड, लाइफ स्टाइल। इसमें खान पान, रेस्ट और एक्सरसाइज तथा हैबिट जो हम में है या जो नहीं है आदि। हम सभी हेल्थ शब्द का उपयोग फ्रिक्वेंटली करते हैं। हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हेल्थ का अर्थ मात्र अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस है? जी नहीं, हेल्थ का अर्थ मात्र अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस नहीं है। हेल्थ ऐसी अवस्था है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग पाई जाती है। जब लोग हेल्थी होते हैं तो वे कार्य करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं तथा इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और अधिक खुशहाली आती है। हेल्थ से लोगों की आयु काल यानी कि लॉन्गेविटी बढ़ती है और इन्फेंट एवं मैटरनल मॉर्टेलिटी में कमी आती है। अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ पाने के लिए अति प्राचीन समय यानी कि टाइम इमेमोरियल से योगा का अभ्यास किया जा रहा है। जी हाँ, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स absence of disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental, and social well-being. When people are healthy, they are more efficient at work. This increases productivity and brings economic prosperity. Health also increases longevity. जी हाँ, health also increases the longevity of people and reduces infant and maternal mortality. Balanced diet, personal hygiene, और रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा हैज़ बीन practiced since time immemorial to achieve physical and mental health। गुड हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक है? जी हाँ, गुड हेल्थ के लिए डिजीज तथा विभिन्न बॉडी फंक्शंस पर उसके प्रभाव का अवेयरनेस, इन्फेक्टियस डिजीज के प्रति वैक्सीनेशन दैट इज इम्यूनाइजेशन, वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल, वेक्टर का कंट्रोल, हाइजीनिक फूड तथा वाटर रिसोर्सेज का मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें गुड हेल्थ के लिए आवश्यक है। जी हाँ, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, वैक्सीनेशन दैट इज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीजेस, proper disposal of wastage, control of vectors, and
Maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. जब बॉडी की एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जो विभिन्न साइन और सिम्टम्स द्वारा कैरेक्टराइज होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं है, अर्थात हमें डिजीज हो गई है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स or a system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is, we have a disease. इनफेक्टियस डिजीज किसको कहते हैं? एक फैटल यानी कि जानलेवा इनफेक्टियस डिजीज का नाम बताइए। जी हाँ, जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है, उन्हें इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। इन्फेक्टियस डिजीज बहुत कॉमन है और हम सब कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं। कुछ इन्फेक्टियस डिजीजेस में एड्स एक फैटल यानी कि जानलेवा बीमारी है। जी हाँ, डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली grouped into infectious and non-infectious disease, which are easily transmitted from one person to another, are called infectious diseases. Infectious diseases are very common and very one of us suffers from these at some time or other. Some of the infectious diseases like AIDS are fatal. Among non-infectious diseases, cancer is the major cause of death. Drugs and alcohol abuse also affect our health adversely. जी हाँ, नॉन इन्फेक्टियस बीमारी में कैंसर है, जो मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। ड्रग्स तथा अल्कोहल अब्यूज भी हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालते हैं। रिवाइज कीजिए 8.1 कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस को। पैथोजेंस कौन कहलाते हैं? जी हाँ, अनेकों जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमेंट्स आदि मनुष्य में बीमारी या रोग पैदा करते हैं। मनुष्य में डिजीज पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। जी हाँ, ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, elements, etc. could cause diseases in man. Such disease-causing organisms are called pathogens. जी हाँ, a wide range of organism belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, elements, etc. could cause diseases in man. Such disease-causing organisms are called pathogens. बताइए, क्या अधिकांश पैरासाइट्स पैथोजन होते हैं क्योंकि ये होस्ट के अंदर या ऊपर रहकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं? जी हाँ, अधिकांश पैरासाइट्स पैथोजन होते हैं क्योंकि ये होस्ट के अंदर या ऊपर रहकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। जी हाँ, most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on them. जी हाँ, most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on them. पैथोजेंस हमारे शरीर में क्या करते हैं?
जी हाँ, पैथोजेंस हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करते हैं, जिसके फलस्वरूप मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होते हैं। जी हाँ, द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. जी हाँ, the pathogen can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. पैथोजन को किसके अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर लेना चाहिए? जी हाँ, पैथोजन को होस्ट के एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए पैथोजन जो गट में प्रवेश करते हैं, उन्हें स्टोमक के लोअर पीएच में जीवित रहने तथा वहाँ के उपस्थित विभिन्न डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रति रेजिस्टेंस होना चाहिए। जी हाँ, pathogens have to adapt to life within the environment of the host. For example, the pathogen that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes. A brief representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here, along with the diseases caused by them, preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. रिवाज किसी टाइफॉइड के बारे में। मानव में टाइफॉइड फीवर किससे होता है? जी हाँ, साल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिससे मानव में टाइफॉइड फीवर होता है। जी हाँ, साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग्स। बताइए, साल्मोनेला टाइफी यह पैथोजन प्रायः कहाँ से कहाँ पहुँचता है हमारे बॉडी में और वहाँ से ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य ऑर्गन्स में पहुँच जाता है। जी हाँ, साल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिससे मानव में टाइफॉइड फीवर होता है। ये पैथोजन प्रायः दूषित जलपान यानी कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तथा वहाँ से ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। जी हाँ, साल्मोनेला टाइफी पैथोजन generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. चलिए, टाइफॉइड के कॉमन सिम्टम्स बताइए। जी हाँ, सस्टेन्ड हाई फीवर यानी कि 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइटिस यानी एनोरेक्सिया। जी हाँ, सस्टेन्ड हाई फीवर यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइटिस यानी कि एनोरेक्सिया कॉमन सिम्टम्स हैं टाइफॉइड के। बताइए, क्या टाइफॉइड में इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ ऑक्यूर हो सकता है इन सीवियर केसेस? जी हाँ, टाइफॉइड में
इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ ऑक्यूर हो सकता है इन सीवियर केसेस। जी हाँ, टाइफॉइड में इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ ऑक्यूर हो सकता है इन सीवियर केसेस। टाइफॉइड फीवर की पुष्टि किस टेस्ट से हो सकती है? जी हाँ, टाइफॉइड फीवर की पुष्टि वाइडल टेस्ट से हो सकती है। जी हाँ, टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट। मेडिसिन में एक क्लासिकल केस मैरी मिलन, जिनका निकनेम टाइफॉइड मैरी का है, जिसका यहाँ डिस्क्रिप्शन करना ठीक होगा। यह प्रोफेशन से कुक थी और खाने के द्वारा वर्षों तक टाइफॉइड कैरियर के रूप में टाइफॉइड फैलाती रही। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, मेडिसिन में एक क्लासिकल केस मैरी मेलोन, जिनका निकनेम टाइफॉइड मैरी है, यह प्रोफेशन से कुक थी और खाने के द्वारा वर्षों तक टाइफॉइड कैरियर के रूप में टाइफॉइड फैलाती रही। एक क्लासिकल केस इन मेडिसिन, डेथ ऑफ मैरी मेलोन, nickname Typhoid Mary. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. रिवाइज कीजिए न्यूमोनिया के बारे में। बताइए न्यूमोनिया किसके द्वारा होता है और न्यूमोनिया से शरीर का कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है? जी हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई तथा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया मानव में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये लंग्स के एल्वुलाई यानी कि एयर शक्स को इन्फेक्ट करते हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर disease pneumonia in human, which infect the alveoli, that is, air-filled sacs of the lungs. न्यूमोनिया में क्या इन्फेक्शन के कारण एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में सीवियर प्रॉब्लम्स होती है? जी हाँ, न्यूमोनिया में इन्फेक्शन के कारण एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में सीवियर प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, इन न्यूमोनिया as a result of the infection, the alveoli get filled with fluid, leading to severe problems in respiration. न्यूमोनिया के सिम्टम्स बताइए। जी हाँ, फीवर, चिल, कॉफ और हेडेक सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया है। जी हाँ, द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कॉफ एंड हेडेक। न्यूमोनिया के सीवियर केसेस में क्या होता है? जी हाँ, न्यूमोनिया के सीवियर केसेस में लिप्स और फिंगर नेल्स ग्रेश ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं। जी हाँ, इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। बताइए न्यूमोनिया कैसे फैलता है? जी हाँ, न्यूमोनिया इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसोल को सांस द्वारा अंदर लेने से
या इन्फेक्टेड पर्सन के गिलास और बर्तन यूज करने से यह बीमारी फैलती है। जी हाँ, ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स slash aerosol released by infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। 4 बैक्टीरियल डिजीज इन मैन का नाम बताइए, साथ में इसका कॉज भी बताइए। जी हाँ, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई तथा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। जी हाँ, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई तथा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। जी हाँ, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई तथा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। डिसेंट्री शाइगेला डिसेंटेरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। डिसेंट्री शाइगेला डिसेंटेरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। डिसेंट्री शाइगेला डिसेंटेरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और डिप्थेरिया साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। और डिप्थेरिया साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। और डिप्थेरिया साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। रिवाइज कीजिए कॉमन कोल्ड को। कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होती है? जी हाँ, बहुत से वायरस के द्वारा भी मानव में बीमारी होती है। राइनो वायरस के द्वारा मानव में मोस्ट इन्फेक्टियस डिजीज कॉमन कोल्ड होती है। जी हाँ, मेनी वायरसेस also cause diseases in human beings। Rhinoviruses represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailments, the common cold। बताइए, कॉमन कोल्ड में राइनो वायरस किसको इन्फेक्ट करते हैं? जी हाँ, कॉमन कोल्ड में राइनो वायरस नोज तथा रेस्पिरेटरी पाथ को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन लंग्स को नहीं। जी हाँ, राइनो वायरस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेस बट नॉट द लंग्स इन कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या हैं? जी हाँ, नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, शोर थ्रोट, हॉर्सीनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड है। जी हाँ, द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc। बताइए, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स यूजुअली कितने दिनों में समाप्त हो जाते हैं? जी हाँ, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स जैसे नेजल कॉन्जेशन एवं डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सीनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड है और ये यूजुअली 3 से 7 दिन में समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ, दी कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल congestion एंड डिस्चार्ज, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc., which usually last for 3 to 7 days।
बताइए, कॉमन कोल्ड कैसे स्प्रेड करता है? जी हाँ, कॉमन कोल्ड इन्फेक्टेड पर्सन की खांसी या छींक से निकले ड्रॉपलेट्स जब हेल्दी पर्सन द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं, अथवा पेन्स, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर या कीबोर्ड या माउस जैसे दूषित इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आते हैं, तो इन्फेक्शन हो जाता है। जी हाँ, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम cough and sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboard or mouse etc. and cause infection in healthy person। रिवाइज कीजिए मलेरिया के बारे में। ह्यूमन में कुछ रोग प्रोटोजोअन्स से भी होते हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसी डिजीज जिससे मानव कई वर्षों तक लड़ता आ रहा है। जी हाँ, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, ए डिजीज man has been fighting since many years। बताइए, मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी हाँ, प्लाज्मोडियम एक बहुत छोटा प्रोटोजोअन है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, प्लाज्मोडियम अ टीनी प्रोटोजोअन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया डिजीज। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज का नाम बताइए जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे सीरियस और घातक मलेरिया कॉज करने वाले प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम का भी नाम बताइए। जी हाँ, प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम द्वारा होने वाला मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे सीरियस और घातक भी हो सकता है। जी हाँ, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, that is Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, and Plasmodium falciparum are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious ones and can even be fatal। Let us take a glance at the life cycle of Plasmodium। फिगर 8.1 को देखिए और कम से कम 20 से 30 बार इसको बनाकर अपने माइंड में याद कर लीजिए। प्लाज्मोडियम किस रूप में हमारे शरीर में घुस जाते हैं? जी हाँ, जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीस मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम एस्पोरजोइट्स यानी कि इन्फेक्टियस फॉर्म के रूप में ह्यूमन बॉडी में घुस जाते हैं। जी हाँ, प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज एस्पोरोजोइट्स दैट इज इन्फेक्टियस फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम एस्पोरोजोइट्स इन्फेक्टियस फॉर्म के रूप में ह्यूमन बॉडी में घुस जाते हैं। शुरुआत में पैरासाइट किस में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और किस पर अटैक करते हैं? जी हाँ, जब
इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम एस्पोरोजोइट्स यानी कि इन्फेक्टियस फॉर्म के रूप में ह्यूमन बॉडी में घुस जाते हैं। शुरुआत में पैरासाइट्स लीवर में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर आरबीसी पर अटैक करते हैं, जिससे आरबीसी फट जाती है। आरबीसी के फटने के साथ कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है और इससे क्या होता है? जी हाँ, जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम एस्परोजोइट्स यानी कि इन्फेक्टियस फॉर्म के रूप में ह्यूमन बॉडी में घुस जाते हैं। शुरुआत में ये पैरासाइट लीवर में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर आरबीसी पर अटैक करते हैं, जिससे आरबीसी फट जाती है। आरबीसी के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस हिमोजुइन निकलता है, जो चिल यानी कि ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के इंटरवल पर आने वाले हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी हाँ, प्लाज्मोडियम enters the human body as sporozoites, that is infectious form, through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasite initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells, that is RBCs, resulting in their rupture. The rupture of RBC is associated with the release of toxic substance hemojuing, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, तब पैरासाइट यानी कि गैमेटोसाइट्स उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का डेवलपमेंट होता है। क्या आप उनके आगे का डेवलपमेंट को बता सकते हैं? जी हाँ, जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, तब पैरासाइट यानी कि गैमेटोसाइट्स उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का डेवलपमेंट होता है। ये पैरासाइट्स मॉस्किटो के अंदर मल्टीप्लाई करके स्पोरोजोइट्स बनाते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। जी हाँ, जब ये मॉस्किटो किसी ह्यूमन को काटते हैं तो स्पोरोजोइट्स उनके शरीर में इंटर कर जाते हैं और शुरुआत में ये पैरासाइट्स लिवर में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर आरबीसी पर अटैक करते हैं, जिससे आरबीसी फट जाता है। आरबीसी के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस हिमोजुइन निकलता है, जो चिल यानी कि ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के इंटरवल पर आने वाले हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी हाँ, when a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands. When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby the parasites initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells, that is RBCs, resulting in their rupture. The rupture of RBCs is associated with the release of a toxic substance hemozoing, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. बताइए, मलेरिया के पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए कितने होस्ट की आवश्यकता होती है? उन होस्ट का नाम बताइए। जी हाँ, मलेरिया के पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए ह्यूमन तथा मॉस्क्यूटो 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, ह्यूमन एंड मॉस्क्यूटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल।
फिगर 8.1 को रिवाइज कीजिए, साथ में इस फिगर को कम से कम 20 से 30 बार बनाइए। बताइए मलेरिया का वेक्टर यानी कि ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है? जी हाँ, मलेरिया का ट्रांसमिटिंग एजेंट या वेक्टर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। जी हाँ, मलेरिया का ट्रांसमिटिंग एजेंट या वेक्टर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। चलिए स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को ह्यूमन होस्ट में बताइए। जी हाँ, ह्यूमन होस्ट में जब मॉस्किटो बाइट्स करता है अनदर ह्यूमन को, एस्पोरोजोइड्स इंजेक्टेड हो जाते हैं विद बाइट इनटू होस्ट बॉडी। पैरासाइट्स यानी कि एस्पोरोजोइड्स रीच करते हैं लिवर को थ्रू ब्लड। पैरासाइट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इन लिवर और बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। फिर पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड causing cycles of fever and other symptoms. Released parasite infect new रेड ब्लड सेल्स। जी हाँ, रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट करते हैं फिर से न्यू ब्लड सेल्स को। सेक्सुअल स्टेज पैरासाइट का यानी कि गैमेटोसाइट्स डेवलप होता है रेड ब्लड सेल्स में। चलिए फिर से प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल ह्यूमन होस्ट में बोलिए। चलिए अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को मॉस्क्यूटो होस्ट में बोलिए। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल मॉस्क्यूटो में फीमेल मॉस्क्यूटो टेक्स अप करता है गैमेटोसाइट्स को विद ब्लड मिल, और ये बाद में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस करता है इन मॉस्क्यूटो स्टोमक। और उसके बाद में मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज यानी कि स्पोरोजाइट्स एस्केप होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन और माइग्रेट करता है टू द मॉस्क्यूटो सलाइवरी ग्लैंड। मॉस्क्यूटो सलाइवरी ग्लैंड में इसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। चलिए फिगर 8.1 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को अपने नोटबुक में कम से कम बनाइए 20 से 30 बार। चलिए रिवाइज कीजिए एमोबाइसिस को। बताइए एमीबिक डिसेंट्री या अमीबाइसिस किसको कहते हैं? जी हाँ, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजुअन पैरासाइट से एमोबाइसिस यानी कि अमोएबिक डिसेंट्री होती है। जी हाँ, इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन which causes amoebiasis, that is amoebic dysentery। चलिए अमोबाइसिस यानी कि अमोएबिक डिसेंट्री का सिम्टम्स बताइए। जी हाँ, अमोएबियासिस यानी कि एमोएबिक डिसेंट्री का सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमेन में दर्द, क्रैम्प यानी कि ऐंठन, स्टूल में एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स है। जी हाँ, सिम्टम्स ऑफ एमीबोयासिस यानी कि अमोबिक डिसेंट्री डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, stools with excess mucus and blood clots। बताइए अमोबियासिस यानी कि अमोबिक डिसेंट्री का मैकेनिकल कैरियर कौन है?
जी हाँ, अमोएबियासिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री का मैकेनिकल कैरियर हाउस फ्लाई है। जी हाँ, हाउस फ्लाई इस अमोबियासिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री का मैकेनिकल कैरियर है और पैरासाइट को इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेज से फूड तक उसके प्रोडक्ट्स तक ले जाकर उन्हें कॉन्टेमिनेट कर देती है। जी हाँ, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस of infected person to food and food products, thereby contaminating them. अमीबोइसिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री का मेन सोर्स क्या है? जी हाँ, फीकल मैटर द्वारा कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर इस इन्फेक्शन का मेन सोर्स है। जी हाँ, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड contaminated by fecal matter are the main source of this infection, that is amoebiasis. चलिए रिवाइज कीजिए एस्केरियासिस को। दो कॉमन अराउंड वर्म का नाम बताइए जो मानव के लिए पैथोजेनिक होते हैं। जी हाँ, कॉमन अराउंड वर्म एस्कैरिस और फाइलेरियल वर्म वाउकेरिया कुछ ऐसे वर्म्स हैं जो मानव के लिए पैथोजेनिक होते हैं। जी हाँ, एस्कैरिस, the common roundworm, and Vaucaria, the filarial worm, are some of the elements which are known to be pathogenic to man. एस्केरियासिस का कारण क्या है और यह पैरासाइट कैसे सॉइल वाटर प्लांट्स आदि को कॉन्टेमिनेट करते हैं? जी हाँ, इंटेस्टाइनल पैरासाइट एस्केरिस एस्केरियासिस का कारण है। इस पैरासाइट के अंडे इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के साथ बाहर निकल जाते हैं और सोइल, वाटर, प्लांट्स आदि को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। एस्कैरिस, एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, causes एस्केरियासिस। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person, which contaminate soil, water, plants, etc. चलिए एस्केरियासिस का सिम्टम्स बताइए। The symptoms of this disease include internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, and a blockage of intestinal passage. The symptoms of this disease include internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, and a blockage of intestinal passage. बताइए एस्केरियासिस हेल्दी पर्सन में कैसे जाता है? जी हाँ, हेल्दी पर्सन में एस्केरियासिस इन्फेक्शन कॉन्टेमिनेटेड जल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि के सेवन से हो जाता है। जी हाँ, ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस एस्केरियासिस इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। जी हाँ, ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस एस्केरियासिस इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। रिवाइज कीजिए एलिफेंटियासिस को। बताइए एलिफेंटियासिस किसके द्वारा होता है? जी हाँ, एलिफेंटियासिस यह वाउकेरिया यानी कि वाउकेरिया वैनक्रोफ्टी और वाउकेरिया मलाई के द्वारा होता है। जी हाँ, एलिफेंटियासिस
यह वाउकेरिया यानी कि वाउकेरिया वैनक्रोफ्टी और वाउकेरिया मलाई के द्वारा होता है। जी हाँ, वाउकेरिया यानी कि वाउकेरिया बैंक्रोफ्टी एंड वाउकेरिया मलाई, the filarial worm cause a slowly developing chronic infection of the organs in which they live for many years. Usually, the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis or filariasis. जी हाँ, एलिफेंटियासिस यह वाउकेरिया यानी कि वाउकेरिया बैंक्रोफ्टी और वाउकेरिया मलाई के द्वारा होता है। ये ऑर्गन्स में प्रायः लोअर लिम्स के लिम्फैटिक वेसल्स में रहते हैं तथा कई वर्षों तक रहकर वहाँ क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देते हैं। ये डिजीज एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पाँव अथवा फाइलेरियासिस कहलाता है। फिगर 8.2 को देखिए। बताइए क्या वाउकेरिया यानी कि वाउकेरिया बैंक्रोफ्टी और वाइक्वेरिया मलाई से जेनाइटल ऑर्गन भी प्रायः प्रभावित हो जाते हैं और क्या इसके कारण ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाती है। जी हाँ, वाउकेरिया यानी कि वाउकेरिया बैंक्रोफ्टी और वाउकेरिया मलाई में एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस हो जाता है। यह जेनाइटल ऑर्गन को भी प्रायः प्रभावित करता है। इसके कारण ग्रॉस डिफॉर्मेलिटीज आ जाती है। जी हाँ, दी जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफ्टन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मेलिटीज। बताइए एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस को कौन ट्रांसमिट करता है। जी हाँ, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस के पैथोजन ट्रांसमिटेड होते हैं टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। जी हाँ, वेक्टर्स फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो पैथोजन उस पर्सन के बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। प्रयास कीजिए रिंग वर्म्स को। बताइए रिंग वर्म्स किसके द्वारा होता है। जी हाँ, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन आदि जेनेरा के कई फंजाई द्वारा रिंगवर्म होता है। जी हाँ, मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर responsible for ringworms, which is one of the most common infectious diseases in man। बताइए क्या रिंगवर्म्स यह इन्फेक्टियस डिजीज मानव में मोस्ट कॉमन नहीं है। जी हाँ, रिंगवर्म्स यह इन्फेक्टियस डिजीज मानव में मोस्ट कॉमन है। रिंगवर्म्स के सिम्टम्स बताइए। जी हाँ, ड्राई स्केली लेसियंस शरीर के विभिन्न पार्ट्स जैसे स्किन, नेल्स और स्काल्प पर दिखते हैं। इन लेसिंस में टीज इचिंग होती है। यही रिंगवर्म्स के सिम्टम्स हैं। जी हाँ, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसिंस on various parts of the body such as skin, nails and scalp are the main symptoms of the disease. These lesions are accompanied by
इंटेंस इचिंग। बताइए रिंगवर्म्स के फंजाई जैसे माइक्रोएस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन को ग्रो करने में कौन हेल्प करते हैं? जी हाँ, हीट और मॉइस्चर इन रिंगवर्म्स के फंजाई को स्किन के फोल्ड्स जैसे ग्रोइंग अथवा पैर की अंगुलियों के बीच ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जी हाँ, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प ringworms fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in growing or between the toes। बताइए राउंड वर्म सामान्यतः किससे हो जाता है? जी हाँ, राउंड वर्म सामान्यतः सोइल से या इन्फेक्टेड व्यक्तियों के टॉवल्स, क्लॉथ्स या कॉम्ब तक का यूज करने से हो जाता है। जी हाँ, roundworms are generally acquired from soil or by using towels, cloths, or even the comb of infected individuals। फिगर 8.3 को देख लीजिए। इसमें डायग्राम showing ringworm affected area of the skin को दिखाया गया है और 8.2 डायग्राम showing inflammation in one of the lower limb due to elephantiasis को दिखाया गया है। इन्फेक्टियस डिजीजेस के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए पर्सनल और पब्लिक हाइजीन आवश्यक है। पर्सनल हाइजीन में बॉडी को साफ करना, पीने के लिए साफ पानी, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि शामिल है। पब्लिक हाइजीन में वेस्ट और एस्केरेट्रा का प्रॉपर डिस्पर्सल, वाटर रिजर्वोयर्स जैसे पुल्स, गटर तथा टैंक्स की समय समय पर साफ सफाई और डिसइंफेक्शन करना तथा पब्लिक खान पान में स्वच्छता के मानकों का पालन करना है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, इन्फेक्टियस डिजीजेस के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए पर्सनल और पब्लिक हाइजीन आवश्यक है। पर्सनल हाइजीन में बॉडी को साफ करना, पीने के लिए साफ पानी, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि शामिल हैं। पब्लिक हाइजीन में वेस्ट और एक्सक्रेटरा का प्रॉपर डिस्पर्शन, वाटर रिजर्वोयर जैसे पुल्स, गटर तथा टैंक्स की समय समय पर साफ सफाई और डिसइंफेक्शन करना तथा पब्लिक खान पान में स्वच्छता के मानकों का पालन करना है। ये उपाय पार्टिकुलरली वहाँ अनिवार्य हैं जहाँ इन्फेक्टियस एजेंट खानपान द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, जैसे टाइफॉइड, एमोबियासिस तथा एस्केरियासिस। यहाँ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन is very important for prevention and control of many infectious diseases. Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetables, fruits, etc. Public hygiene include proper disposal of water and excreta, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pools, cesspools, and tanks, and observing a standard practices of hygiene in public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and escherichiasis। वैसे 3 डिजीज का नाम बताइए जहां इन्फेक्टियस एजेंट्स खान पान द्वारा ट्रांसमिट होते हैं।
जी हाँ, टाइफॉइड, एमोबियासिस और एस्केरियासिस ये 3 ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो इन्फेक्टियस एजेंट्स खान-पान द्वारा ट्रांसमिट्स होते हैं। 2 एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ का नाम बताइए और साथ में इसके बचाव के लिए कुछ उपाय बताइए। जी हाँ, निमोनिया तथा कॉमन कोल्ड एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ हैं। निमोनिया तथा कॉमन कोल्ड जैसे एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ में ऊपर बताए गए मेजर्स के अलावा इन्फेक्टेड पर्सन या उसके सामान के कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए। जी हाँ, इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ सच एज़ pneumonia and common cold, in addition to above measure, close contact with infected person or their belongings should be avoided. इंसेक्ट वेक्टर द्वारा ट्रांसमिट होने वाले 2 डिजीज़ का नाम बताइए और इससे बचने के लिए कुछ उपाय का सुझाव कीजिए। जी हाँ, इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होने वाले डिजीज़ में से मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोग शामिल हैं। मलेरिया तथा फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेजर वेक्टर तथा उनके ब्रीडिंग ग्राउंड को कंट्रोल या ख़त्म कर देना है। रेसिडुअल एरिया तथा उसके आसपास पानी को जमा न होने दें। कूलर की रेगुलर साफ सफाई करें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। पोन्ड्स में गैम्बूशिया जैसी मछली डालना जो मस्कीटो के लार्वा को खाती है का उपयोग करें। डिटैचेज ड्रेनेज एरिया तथा दलदल में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें। इसके अलावा डोर्स तथा विंडो में जाली लगानी चाहिए ताकि मस्कीटो अंदर न आ सके। इन सावधानियों की ज़रूरत तब से ज़्यादा बढ़ गई है जब से डेंगू तथा चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैली। इन बीमारियों में एडिस मस्कीटो एक वेक्टर की तरह काम करता है। जी हाँ, फॉर डिजीजेज सच एज मलेरिया एंड filariasis that are transmitted through insect vectors, the most important measures is to control and eliminate the vectors and their breeding places. This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around a residential area, regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing species like Gambusia in ponds that feed on mosquito larvae, spraying of insecticides in ditches, drainage area and swamps, etc. In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquitoes. Such widespread incidence of the vector borne that is Aedes mosquitoes disease like dengue and chikungunya in many parts of India. डेंगू और चिकनगुनिया का वेक्टर का नाम बताइए। जी हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया में एडिस मस्कीटो एक वेक्टर की तरह काम करता है। जी हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया में एडिस मस्कीटो एक वेक्टर की तरह काम करता है। जी हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया में एडिस मस्कीटो एक वेक्टर की तरह काम करता है। बताइए, गम्बूशिया मछली किस पर फीड करती है? जी हाँ, गैम्बोसिया मछली मच्छर के लार्वा पर फीड करती है। जी हाँ, गैम्बोसिया मछली मच्छर के लार्वा पर फीड करती है।
बायोलॉजिकल साइंस की प्रगति ने हमें अनेक इन्फेक्टियस बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान की है। वैक्सीन के यूज़ और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स से स्मॉल पॉक्स जैसी डेडली डिजीज यानी कि जानलेवा रोग को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है। वैक्सीन के यूज से पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया तथा टेटनस जैसे अनेक इन्फेक्टियस डिजीज को काफ़ी सीमा तक कंट्रोल कर लिया गया है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, बायोलॉजिकल साइंस की प्रगति ने हमें अनेक इन्फेक्टियस बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान की है। वैक्सीन के यूज़ और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से स्मॉल पॉक्स जैसे डेडली डिजीज यानी कि जानलेवा रोग को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है। वैक्सीन के यूज से पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया तथा टेटनस जैसी अनेक इन्फेक्टियस डिजीज को काफ़ी सीमा तक कंट्रोल कर लिया गया है। The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate deadly diseases like smallpox, a large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to large extent by use of vaccine. क्या बायोटेक्नोलॉजी नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने की तरफ अग्रसर है? क्या एंटीबायोटिक तथा वेरियस ड्रग्स की खोज ने हमें इन्फेक्टियस बीमारियों को ट्रीट करने के लिए सक्षम बनाया है? जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने की तरफ अग्रसर है। एंटीबायोटिक्स तथा अन्य वेरियस ड्रग्स की खोज ने हमें इन्फेक्टियस बीमारियों को ट्रीट करने के लिए सक्षम बनाया है। Biotechnology is at the verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious diseases